हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सभी बच्चों को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने 8K कंप्लीट कर दिया। अब ये जो हमारी फैमिली है 8,000 लोगों की है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। 8,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए आप लोगों ने। तो आज का जो सेशन है बच्चों हमारा रहेगा किरचॉफ के नियमों का। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं किरचॉफ के नियम। तो बच्चों किरचॉफ के नियम क्या हैं, इन्हें समझिए। आपको काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आने वाली चीजें हैं। आइए पढ़ते हैं। तो किरचॉफ जो है उसके जो नियम है, किरचॉफ एक साइंटिस्ट है। उसने सन 1842 में क्या किया, दो नियम प्रतिपादित किए। यानी किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने सन 1842 में दो नियम प्रतिपादित किए जिन्हें हम किरचॉफ के नियम से जानते हैं। अच्छा, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, किरचॉफ के नियमों की सहायता से किसी जटिल पर्वत के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा का मान प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो किरचॉफ के नियम है उनकी सहायता से किसी जटिल पर्वत के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों किरचॉफ ने दो नियम प्रतिपादित किए हैं। सबसे पहला नियम देखते हैं, पढ़ते हैं बच्चों। पहला नियम क्या कहता है ये देखो बच्चों। पहला नियम है किसी पर्वत की, देखो ध्यान से सुने, किसी पर्वत की किसी पर्वत की किसी संधि पर किसी पर्वत की किसी संधि पर किसी पर्वत की किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का, अभी इसे बड़े डिटेल में समझाएंगे, ध्यान से। ठीक है, किसी पर्वत की किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। शून्य होता है। क्या? किसी पर्वत की किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, अर्थात आप कह सकते हैं, अर्थात सिग्मा आई बराबर शून्य। वो कैसे, समझिएगा बच्चों। इसको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। इसमें समझते हैं। माना इसमें बच्चों हम इसमें संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक तथा दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है, तथा दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक है, कैसे बच्चों? जैसे मान लो बेटा, जैसे कोई धाराएं हैं, ये I1 धारा है और ये कोई I2 धारा है जो कि संधि की ओर आ रही हैं, और ये एक धारा है कोई I3, ये कोई धारा है I4 और ये कोई धारा है I5। ये संधि से दूर जा रही हैं। ठीक है ये संधि मतलब जॉइंट। तो हमने कहा कि इसमें हम संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक तथा दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, अच्छा माना संधि की ओर आने वाली धाराएं I1 व I2 तथा दूर जाने वाली धाराएं
आई I3 I4 तथा I5 है, I3 I4 तथा I5 है, तथा I5 है। ठीक है बेटा, हमने कहा कि संधि की ओर आने वाली धाराएं I1 और I2 तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं I3 I4 I5 हैं। तब मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, तब संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक यानी I1 प्लस I2, संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक तो I3 माइनस का I4 माइनस का I5 बराबर 0। वो कैसे? हमने कहा किसी परपथ की किसी संधि पर, तो ये कोई परपथ है, किसी संधि पर यानी ये संधि है, किसी परपथ की किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। सभी धाराओं का, ये वाली धारा चाहे आ रही हैं जो जा रही हैं, सबको अगर योग किया जाए तो वो शून्य होता है। यानी हमने कहा कि किसी परपथ की किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। इसका मतलब यह है कि अच्छा, लेकिन इसमें हमने एक बात और कही कि इसमें संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक और दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं। तो I1 प्लस I2 ये संधि की ओर आ रही है तो धनात्मक ले लिया, और संधि से दूर जा रही है माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5, इनको ऋणात्मक ले लिया, बराबर हो जाएगा 0। I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0। ठीक है बेटा, ये टोटल अगर इनका करेंगे तो 0 आता है, क्योंकि इनका जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। बच्चों ये देख रहे हैं आप, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0 होगा। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़े तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2, और I3 I4 I5 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो I3 प्लस I4 प्लस I5। इससे हमें स्पष्ट ये हो रहा है कि जितनी धारा संधि पर आ रही है उतनी धारा संधि से दूर जा रही है। आप देख रहे होंगे कि जब ये योग शून्य होता है तो जितनी धारा संधि पर आ रही है उतनी ही दूर जा रही है ना। अर्थात इससे स्पष्ट है कि जितनी धारा संधि पर आती है, जितनी धारा संधि पर आती है उतनी ही संधि से दूर जाती है। इससे एक बात और पता चली बेटा, कि यानी जितनी धारा आ रही है उतनी जा रही है। इसका मतलब है कि न तो यहाँ आवेश उत्पन्न हुआ और ना नष्ट हुआ। यानी ऐसा भी नहीं हुआ कि कम धारा जा रही हो तो नष्ट हुआ हो आवेश, और क्योंकि आवेश की गाड़ी तो धारा बहती है, और यानी कि आवेश न तो यहाँ उत्पन्न हुआ है क्योंकि ज्यादा धारा जा नहीं रही है, और आवेश नष्ट भी नहीं हुआ क्योंकि कम धारा नहीं जा रही है। जितनी धारा आई है उतनी जा रही है। इससे स्पष्ट है कि संधि पर न तो आवेश उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता। यहाँ लिखेंगे स्पष्ट है, क्या कहें, अर्थात संधि पर, क्या कह सकते हैं ऐसे ही, संधि पर आवेश न तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। न तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है यह। ठीक है बेटा, अतः यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। अतः यह नियम क्या करता है बेटा, आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत यही तो होता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है। तो बच्चों यह नियम आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। क्या करता है बेटा, पालन करता है। ठीक है, अच्छा इस नियम को संधि नियम भी कहा जाता है। इस नियम को संधि नियम या धारा नियम, इस नियम को याद भी रखेंगे इस बात को बेटा, ये बातें छोटी छोटी हैं, जानकारी के लिए जरूरी हैं। इस नियम को संधि नियम या धारा नियम भी कहते हैं। संधि नियम या धारा नियम भी कहते हैं।
ठीक है बेटा, इसे संधि नियम या धारा नियम भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि यानी किसी परपथ की किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है, यानी सभी टोटल धाराओं को जोड़ दिया जाए तो वो शून्य आता है, यानी सिग्मा आई बराबर 0। संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक, दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं। तो हमने कह दिया यानी I1 I2 दो धाराएं आ रही हैं और I3 I4 I5 जा रही हैं, तो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 ये बराबर 0 कर लिया, और माइनस वाले उधर चले जाएंगे तो हम इससे पता कर सकते हैं, इससे ये ज्ञात होता है कि जितनी धारा आ रही है उतनी ही जा रही है। ठीक है, अतः पहला नियम आपको शायद स्पष्ट हो गया होगा। आइए चलते हैं सेकंड नियम की ओर, काफी इंपॉर्टेंट दूसरा नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो बच्चों काफी महत्वपूर्ण नियम है, आइए इसे हम बच्चों क्या कहते हैं, बोल्टता नियम या कह सकते हैं इसे बोल्टता नियम। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, ये नियम क्या कहता है बच्चों, ध्यान दें इसमें। तो ये कोई परपथ है बच्चों, ये कोई परपथ है, और बच्चों ये जो है जैसे यहां से जैसे मान लो ये ए है, ये ए है, बी है, इसे सी मान लो, इसे डी मान लो पॉइंट को, और ई और ये एफ। तो जो जैसे ये पूरा परपथ है तो इसमें देखो ए से बी, सी, डी और ए, तो इसे एक पास मान लेते हैं, इसे बंद आकृति है, इसे पास कहते हैं, पास या लूप। तो ऐसे यहां से ए से ई, एफ, बी, ए, ये भी क्या है, एक पास है। ठीक है, तो हम इसे पास कह सकते हैं बच्चों। तो अब यहां से देखो पास किसे कहते हैं, ये जो बंद आकृति बन जाती है उसे पास कहते हैं किसी परपथ के अंदर ए बी, और इसको नाम दे दो सी, और इसको दे दो डी, और इसको दे दो ई, और इसको दे दो एफ। ठीक है, ये अपने हिसाब से हमने नाम दे दिए। अब हम इस नियम को पढ़ते हैं, आओ कैसे। तो नियम कहता है कि द्वितीय नियम कह रहा है कि किसी परपथ के किसी बंद पास, तो ये परपथ है और ये बंद पास है, ये और एक ये बंद पास है। तो किसी परपथ के किसी बंद पास, इसका जो बंद चैम्बर है, ये किसी परपथ के किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में यानी जैसे यहां से लेके ए से लेकर के ये खंड है, बी से सी तक का, सी से डी तक का, डी से ए तक का ये खंड है। तो हमने कहा किसी परपथ के किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, तो इनमें विभिन्न खंडों में धारा भी बह रही है, विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, जैसे इसमें I2, यहाँ पे ये धारा नहीं शो कर रहा है, यहाँ देखो इसमें I1 ऐसे। ठीक है, तो विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध, इसके संगत प्रतिरोध यानी धारा के साथ में जो प्रतिरोध, जैसे I2 के साथ में R2 है, यहाँ पे I1 के साथ में R1 है, ऐसे इसे कहते हैं संगत प्रतिरोध। तो किसी परपथ के किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल, यानी धारा और प्रतिरोध के गुणनफल है ना, प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे सेलों के, उस पास में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है,
दोबारा समझ लो बेटा, काफी इंपॉर्टेंट नियम है। हमने कहा किसी परपथ के किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा। तो किसी परपथ, कोई परपथ है, किसी बंद पास, तो एक बंद पास ये है, एक बंद पास ये है, किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में ये विभिन्न खंड में बहने वाली धारा, ये धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, यानी इनके गुणनफल का बीजगणितीय योग, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे सेलों के विद्युत भागफलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस नियम को अभी लागू करूंगा मैं, अभी तुमको तब समझाऊंगा, पहले इसकी बातें और थोड़ी और जान लो कैसे नियम को लागू करते हैं। आइए देखते हैं बच्चों, इस नियम में हम जो नियम होता है वो होता है सिग्मा आई इंटू आर। ये होता क्यों है अभी आपको समझ में आ जाएगा, बराबर सिग्मा ई। अब यहां से देखो, यहां से बच्चों देखेंगे, इसमें हम इस नियम को लागू करते समय देखें, इसमें हम धारा की दिशा में चलते हैं, धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा और प्रतिरोध, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, धनात्मक लेते हैं तथा सेलों में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर चला जाता है। सेलों में कैसे चला जाता है बेटा, ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर, धन प्लेट की ओर चला जाता है, चला जाता है, ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर चला जाता है बच्चों सेलों में, ठीक है, चला जाता है। तब सेलों के विद्युत भागफलों को धनात्मक लेंगे, तब सेलों के विद्युत वाहक बल को कैसा लेंगे, धनात्मक लेंगे, धनात्मक लेंगे। अरे क्या लग गया, लेंगे, ठीक है बेटा। बच्चों अब इस नियम को अप्लाई करो, पहले देखो नियम को कैसे लगेगा। अब यहां से देखो, अब ये पास देखिए बच्चों, यहां से ये परपथ है और इस परपथ में एक पास है ए बी सी डी, ठीक है। तो यहां से देखते हैं, बंद पास, बंद या कहें प्रथम बंद पास, प्रथम बंद पास ए बी सी डी ए में जहां से चलते वहीं पे बंद पास होगा, वहीं से शुरू होगा वहीं पे खत्म होगा, ए बी सी डी और ए, यहां पे आ गई तो खत्म होगा में। अब बच्चों हम इसमें धारा की दिशा में, यहां से ए से चलो पहले, तो यहां ऐसे चलेंगे, लेकिन धारा की दिशा में चलेंगे तो धनात्मक लेंगे, विपरीत चलेंगे तो ऋणात्मक आ जाएगा। तो ये विपरीत है बच्चों, हम इधर चले लेकिन धारा इधर आ रही है I2, तो I2 धारा और प्रतिरोध क्या है R2, तो I2 इंटू R2, ये ऋणात्मक लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि ये धारा इधर आ रही है, हम धारा की दिशा में चलते तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को धनात्मक लेते हैं, क्योंकि कह रहा है कि विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल, संगत प्रतिरोध, धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल, तो गुणनफल किया। अच्छा, लेकिन हमने कहा धारा की दिशा में चलेंगे तो इसे धनात्मक लेंगे, लेकिन ये धारा की दिशा से विपरीत चल रहे तो माइनस का ले लिया, माइनस के I2 इंटू R2। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे कोई धारा प्रतिरोध नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे चलो तो ये पॉजिटिव है यहाँ पे, क्योंकि हम धारा की दिशा में यहाँ जा रहे हैं, तो I1 और R1 ये प्लस का ले लेंगे, I1 इंटू R1, ठीक है। तो धारा तथा संगत प्रतिरोध, तो ये धारा इसका संगत प्रतिरोध, ये धारा संगत प्रतिरोध के गुणनफल, ये दोनों का गुणनफल हो गया का बीजगणितीय योग, ठीक है।
तो दोनों का क्या कर लिया, बीजगणितीय योग कर लिया। तो I2 R2 यहाँ गए तो I1 R1, और यहाँ आए तो यहाँ कोई प्रतिरोध नहीं है, खत्म हो गया। फिर आगे कह रहा है उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे सेलों के विद्युत भागफलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस पास में लगे सेलों के विद्युत भागफलों के बीजगणितीय योग, तो बराबर सेल कितने लगे, इसमें हम सेल के लिए बेटा हमने क्या लिखा था, सेलों में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर चलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या धन प्लेट, ये उल्टा है, तो E2 आएगा माइनस का। फिर इधर चलो, ये धारा की दिशा में ऋण से धन, तो E1 आएगा प्लस का, प्लस E1। ठीक है, तो यहाँ पे उस पास में लगे सेलों के विद्युत भागफलों के बीजगणितीय योग के बराबर, तो बीजगणितीय योग कर दिया इनका, इसके बराबर हो गया। ये नियम लागू हो गया दूसरा वाला। समझ में आया बच्चों? तो बच्चों हमने कहा किसी परपथ के किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध, विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे सेलों के विद्युत भागफल E1 E2 क्या है, विद्युत भागफलों के योगफल के बराबर, विद्युत भागफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इनका गुणनफल का बीजगणितीय योग और इनका योग बराबर होता है, तो बराबर में लिख दिया। ये समीकरण बना दो फर्स्ट। ठीक है, अब बच्चों द्वितीय बंद पास की बात करें ऐसे ही। अब द्वितीय बंद पास में, अब द्वितीय बंद पास, द्वितीय बंद पास में, द्वितीय बंद पास क्या हमारा AEFBA, AEFBA। ठीक है, मैं द्वितीय बंद पास में AEFBA में। ठीक है, यहां से देखो तो बेटा यहां से देखेंगे तो यहां से E, इसमें कुछ नहीं है। यहां से देखो इधर I1 प्लस I2 और ये R3, I1 प्लस I2 इंटू R3। ठीक है, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। तो यहां से धारा और उसके संगत प्रतिरोध, तो धारा संगत प्रतिरोध R3 है। यहां देखो तो इसमें धारा और संगत प्रतिरोध R2 है, लेकिन इसमें धारा की दिशा में चल रहे हैं हम, तो ये प्लस का लिया, प्लस का, और इधर चले तो ये हो गया I2 इंटू R2। ठीक है, ये भी पॉजिटिव लिया जाएगा, और यहाँ A पर आगे वापस, इधर का काम खत्म, बराबर। अब इसमें विद्युत भागफल देख लो, इसमें विद्युत भागफल केवल E2 है, इधर कोई विद्युत भागफल नहीं है, और इसमें भी हम ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर चल रहे हैं, तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा। तो यहाँ लिख दो E2, और ये समीकरण नंबर सेकंड। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके, किसी भी परपथ के दोनों समीकरणों को सॉल्व करके धारा का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो उपरोक्त समीकरणों की सहायता से, उपरोक्त समीकरणों की सहायता से किसी परपथ में हम किसी परपथ के विभिन्न खंडों में, किसी परपथ के विभिन्न खंडों में क्या कर सकते हैं, धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, ये जो दूसरा नियम है किरचॉफ का, यह किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो यहां लिख देंगे यह नियम ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम का, ऊर्जा संरक्षण के नियम का क्या करता है बेटा, पालन करता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए आपके किरचॉफ के नियम, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर।